वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको सही उत्तर बताया था ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात किया जा रहा है, लेकिन अगर वहीं पे बात किया जाए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तो बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल मिला के 44 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है, 44 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पूरे भारत से, जबकि 20 शिक्षकों का चयन राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से, यानी कि बिहार के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखिए। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो यहाँ पर वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट में लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और मैं भी ये जान पाऊंगा कि आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ चीजें हैं, बेसिक जानकारी यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। इनका जो जन्म हुआ था ये तमिलनाडु में हुआ था और ये भारत के यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर आपको ये टर्म याद रखना है कि इन्हें जो भारत रत्न मिला था ये 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, ये वर्ष आया है 1954। तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के मध्य, तो ये 1954 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना कि पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है तो इसके तहत आपको 35वां प्रैक्टिस सेट जो कि 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ के लिए होता है, ये आपको आज यहाँ पर पेड ग्रुप में सेंड किया गया है। आप लोग जाइए इसे अटेंड कीजिए और जो लोग अभी तक से ज्वाइन नहीं कर पाए इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस पे आप हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और पेड ग्रुप के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। पहले पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। मुझे लगता है ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मतदाताओं की संख्या में 0.86% की कमी आई है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत लोग यहाँ पे पढ़ देंगे 0.86, बिल्कुल ये गलत है, मैथमेटिकली ये गलत होता है, 0.86 बोलना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.86% की कमी आई है पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 2021 के जो मतलब कि मतदाताओं की सूची है इसमें। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि इस बार बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में 0.86% की कमी आई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि चुनाव के लिए पूर्व में तैयार मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 6,44,54,749 थी, यानी कि पिछले चुनाव की बात किया जा रहा है, जो अब घटकर 6,38,94,737 हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए ये चीज महत्वपूर्ण ये है कि ये मतलब कि कमी क्यों आई है, इसमें बहुत सारे मतलब रीजन है जिस वजह से ये कमी आई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने वो सारी चीजों को नहीं लिखा है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,35,80,487 है और वहीं पे अगर हम महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो महिला की संख्या जो है ये है 3,03,11,779 और अन्य 2,471 मतदाता शामिल है। तो ये आपको यहाँ से ही याद रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इस बार बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित किया जाएगा और जो पहला चरण है ये 24 सितंबर को आयोजित होगा, जो कि मैंने आपको बताया था ये 10 जिलों में आयोजित किया जाएगा। और कुछ दिन पहले नहीं बल्कि कल ही वाले ही वीडियो मैंने आपको बताया था, इसके लिए राज्य सरकार ने 164 करोड़ रुपये जारी किया है। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है।
अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस सेवानिवृत्त लांस नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रकेत प्रसाद यादव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में छपरा निवासी सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को राज्यपाल द्वारा बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर छावनी के तत्वावधान में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव, जिन्हें कभी हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये सम्मान क्यों दिया गया, आगे मैंने ये सारी चीज़ों को लिखा है। यह सम्मान उन्हें 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में बेहतर युद्ध कौशल दिखाते हुए पाकिस्तान टैंक को बर्बाद कर देने और भारत की जीत में अहम योगदान के लिए दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से अगर आपके प्रश्न बनेंगे ये क्यों दिया गया है ये सम्मान, तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में उन्होंने कौशल दिखाते हुए मतलब पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद किया था और भारत की जीत में एक अहम योगदान दिया था। हमारा अगला पॉइंट है कि उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना के टैंक को बर्बाद किया था, ठीक है, और जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन ये पहले किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा। ये जो वीर चक्र से सम्मानित किया गया ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब कि टर्म आया है, एक मतलब यहाँ पर शब्द आप देख रहे हैं छपरा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है, पहले भी मैंने बताया था, तो मुझे मतलब कि कमेंट देखने को मिलता है इस तरह का। तो छपरा जो मैं आपको बता दूँ, छपरा बिहार का कोई जिला नहीं है, बिहार का एक शहर है। अब यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, छपरा जो बिहार का शहर है तो ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये सारण जिले के अंतर्गत आता है। जो सारण जिले का जो हेडक्वार्टर या फिर कह सकते हैं मुख्यालय जो है ये छपरा है। छपरा कोई जिला नहीं बल्कि एक बिहार का एक शहर है या फिर सारण जिले का एक शहर है जो कि सारण जिला का हेडक्वार्टर है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा होने लगी सारण का, तो सारण को हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि सारण की स्थिति हमारी क्या है। जब आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारण जिला देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारण जिले की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से भोजपुर से। तो भोजपुर 1, पटना 2, वैशाली 3, मुजफ्फरपुर 4, गोपालगंज 5 और फिर सिवान 6। तो कुल मिला के 6 जिलों के साथ ये सारण अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर एक हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, तो सारण किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो सारण जो है ये सारण प्रमंडल एक्चुअली में ये बिहार का एक प्रमंडल ही है और इसका जो मुख्यालय ये सारण ही है। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो 3 जिले आते हैं, ये कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर है लिखा हुआ, सारण, सिवान और गोपालगंज अर्थात सासीगो। ये इसका ट्रिक है याद रखने का। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ये है सासीगो, सारण, सिवान, गोपालगंज। जब यहाँ पर आप पुनः मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारण, सिवान, गोपालगंज की स्थिति को। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर रहा हूँ तब आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए ये सारण है, ये सिवान है और ये गोपालगंज है। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये जो मतलब कि एरिया है ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर सारण ही है। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शार्दुल ठाकुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में शार्दुल ठाकुर ने मात्र 31 गेंद पर अर्धशतक लगाकर टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जो कि मतलब कह सकते हैं टेस्ट मैच में मतलब कि सर्वाधिक नहीं बल्कि सबसे तेज अर्धशतक लगाए हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए, शार्दुल ठाकुर ने ये मतलब कि रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि भारतीय खिलाड़ियों में इससे पहले कपिल देव ने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट में केवल 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो पहले खिलाड़ी हैं ऐसा कारनामा करने वाले ये कपिल देव हैं, जिनकी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप विजेता बनी थी। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि शार्दुल ठाकुर भले ही कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हों, लेकिन इस मामले में उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने 32 गेंदों पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक जड़ा था,
तो यहाँ से आप याद रखिए, पहले जो 3 बल्लेबाज अब बने हैं, पहले तो कपिल देव हैं और दूसरे स्थान पर आगे हैं शार्दुल ठाकुर और तीसरे स्थान पर है वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने मतलब कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में मतलब कि सबसे कम गेंदों पे, यानी कह सकते हैं कपिल देव 30 गेंदों पे, शार्दुल ठाकुर 31 गेंदों पे और वीरेंद्र सहवाग 32 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूंगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था, शायद मैसेज था या फिर कमेंट था चैनल पे, वो मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि सर आपके सेट से या फिर करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं आया बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे बीपीएससी एग्जाम में पिछले वर्ष हमारे सेट और मतलब कि जो करंट अफेयर्स है ये सीरीज और सेट से मतलब कि 37 क्वेश्चन आए थे। तो मुझे लगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, मतलब कि इतना सारा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे मटेरियल को जो पेयर ग्रुप में प्रोवाइड होते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका क्वेश्चन पेपर को अवेलेबल कराया, उसके बाद मैंने देखा तो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं। इसका मैं प्रूफ आप लोगों को जल्द दूंगा, हालांकि भी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, कुछ काम ऐसी है जो कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ आप लोगों को जरूर दूंगा। मुझे लगता है, मैंने काउंट नहीं किया है, मैंने देखा है क्वेश्चन को और मुझे याद है मैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन देता हूँ। जो भी पेड ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं एकदम से सभी को बारीकी से देखता हूँ, तो वो लगभग मुझे सब याद है कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर मैं एक अनुमान से बोल रहा हूँ, एक अंदाजे से बोल रहा हूँ कि तकरीबन कह सकते हैं 70 से अधिक क्वेश्चन हमारे सेट से आए हैं। ये जल्द ही मैं आपको इसका मतलब कि प्रूफ दूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा और चैनल के साथ बने रहिए, निसंदेह ही आपको फायदा होगा। हमारे प्रीवियस वीडियो जो चैनल पे अपलोड है आप जाकर देखिए, उसकी क्वालिटी किस प्रकार से है, आपको अदर यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार से मिलता है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ से आपको फायदा होगा। ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हैं, आपको जहाँ से बेहतर लगे, जहाँ से अच्छी तरीके से समझ आए आप वहाँ से पढ़िए। बस आपका मकसद यही है, नॉलेज कहीं से भी आए आपको नॉलेज गेन करना है, ये नहीं कि हमको सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म पे ही आपको बेहतर चीज़ें मिलेगा, ऐसा अगर आपके मन में ख्याल है तो आप इसे बिल्कुल निकाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए मतलब कि ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं मतलब कि बहुत दिनों से फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से यूट्यूब चैनल और बहुत सारी चीज़ें और भी है, मैं आपको कुछ दिन के बाद इसे मतलब बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ मतलब ये पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल तो आप लोग जानते हैं सिर्फ यूट्यूब पे, मैं जल्दी बताऊँगा, लेकिन मैं जो करता हूँ सिर्फ इंडिविजुअल करता हूँ, किसी भी कंपनी के साथ मेरा नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से जिस प्रकार से मेरा बॉन्डिंग बना हुआ है मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैंने पहले भी आप लोगों से मतलब कि एक बार राय लिया था कुछ दिन पहले, शायद दिसंबर 2020 में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, तो मतलब कि आप लोग कहना था कि सर नहीं यहाँ से मत जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देखिए, इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग इसका फ़ायदा जरूर उठाइए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो चौथा प्रश्न होगा, ये प्रश्न एक हाल ही में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के दौरान हाल ही में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, उनकी उम्र मात्र 18 साल है और वे नोएडा के रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उन्होंने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर रहे और इसके साथ ही इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। जबकि अगर हम बात करें गोल्ड मेडल और फिर ब्रॉन्ज मेडल के, तो यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा गया, जबकि ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने 2.10 मीटर के साथ स्वर्ण पदक और पोलैंड के लेपियाटो मेसिएजो ने 2.04 मीटर के साथ कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ पर याद रखिए। जिस प्रकार से 23 जुलाई को जो मतलब कि टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, जो कि 8 अगस्त 2021 तक चला था, तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितने सारे प्रश्न बने थे जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, लगभग 100 प्रश्नों का वो पीडीएफ था। उसका एकदम से निःशुल्क जो मतलब कि लिंक है, यहाँ पर फ्री लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, उस वीडियो को जाकर देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप श्योर रहिएगा आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद आयोजित होता है टोक्यो ओलंपिक या फिर कह सकते हैं ओलंपिक खेल, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनना लाजमी है। तो इस चीज को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तालिबान के हाल ही के घोषणा के अनुसार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता कौन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तालिबान की हाल ही के घोषणा के अनुसार मुल्ला हिबतुल्ला अखुनजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा, जबकि उसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्र का संचालन करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मुल्ला हिबतुल्ला अखुनजादा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट में कुछ चीज़ों को लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने बताना जरूरी समझा, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। हालांकि तालिबान की जो स्थापना हुई थी ये सितंबर 1994 में कंधार अफगानिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इसका जो उदय हुआ था ये मतलब कि पाकिस्तान में 1990 के दशक में हुआ था। हालांकि ये संगठन के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1994 में अफगानिस्तान कंधार प्रांत में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है कि मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर इसके संस्थापक थे। ये दोनों नाम आप याद रखिए, मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर इसके संस्थापक थे। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा तालिबान आखिर है क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा है तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी या फिर छात्र। तालिबान का अर्थ होता है ज्ञानार्थी, जो मतलब कि ज्ञान अर्जित करने वाले, यानी कि छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तो इसका यही शाब्दिक अर्थ होता है। आप लोग कोई भी नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के कोई भी स्टूडेंट हो। यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, अन्यथा मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, झगड़ा झंझट यहाँ पे मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कि आप लोग आपस में लड़ जाते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को कोई भी जाति और किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना है। आप यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने आए हैं, ज्ञान अर्जित कीजिए और बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में सफलता पाइए और अपनी मतलब कि राज्य की सेवा कीजिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव कमेंट धर्म जाति से संबंधित नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 14% से बढ़ाकर के 27% आरक्षण लागू किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखिए मध्य प्रदेश के द्वारा इसे लागू किया गया, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 14% से बढ़ाकर के 27% आरक्षण लागू किया गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ चीजों को मैंने ऐड किया है जो कि कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मिंटो हॉल के नाम से पुराने विधानसभा भवन को जाना जाता है मध्य प्रदेश के। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रश्न मैंने अपने जो पेड ग्रुप में जो मतलब कि टेस्ट सीरीज चलता है उसमें भी डाला गया है ये प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार जो कि 1931 में हुआ था उसे कहा जाता है। यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसी को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है ये चरण पादुका नरसंहार कहलाता है जो कि 1931 में हुआ था। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप ही याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये सम्मान क्यों दिया गया है, यहाँ पर अगले पॉइंट में यही लिखा गया है। यह सम्मान यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये सम्मान अभी हाल ही में दिया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह मान्यता पाने वाला भारत का 5वां मतलब कि स्टेशन बना है, 5वां रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह प्रमाणन पाने वाले अन्य रेलवे स्टेशन जो कि अन्य 4 जो है ये आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लिखा गया टर्मिनल होगा, और अगला है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। अभी 2020 वाला जो करंट अफेयर्स मैंने बताया था ये वाला बताया था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को इट राइट मतलब कि इट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था 2020 में। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स के तहत बताया था। आई थिंक ये शायद नवंबर या फिर मुझे याद नहीं, लेकिन 2020 में शायद ये था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो 5वां रेलवे स्टेशन बना है ये अभी हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बना है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए? यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न बारे में कि फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। ये आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया और इसके साथ ही रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। अब यहाँ पे रोनाल्डो के बारे में कुछ चीजें जो थी मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि आपको इस वीडियो में बताना है कमेंट करके। रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं? ये प्रश्न है कि रोनाल्डो किस देश के निवासी हैं या फिर किस देश के रहने वाले हैं। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जो कि ये 6ठी बैठक थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कृष्णपाल गुर्जर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृष्णपाल गुर्जर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है और यह ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 6ठी बैठक थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई, तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है। तो 6ठी बैठक की मतलब की अध्यक्षता की गई है भारत के द्वारा और ये 6ठी बैठक अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रश्न में कि इसके माध्यम से ब्रिक्स एनर्जी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2021 और ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टरी 2021 लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर वीडियो में कमेंट करते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। जो हमने बंदे को हायर किया हुआ, जो कि मतलब हमारे पेड ग्रुप का संचालन करता है, तो वो मुझे बताते हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किसने ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की है, अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर ये वाला जो मतलब मेन जो प्रश्न होता है ये आपको देखने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो कुछ बेहतर होता है। चीजें यहाँ से आपको याद रखना। यहाँ तो क्वेश्चन जो दिया जाता है वो एक जरिया होता है आपको एक्सप्लेनेशन बताने का। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और उन्हें लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कल वाले वीडियो में, शायद परसों वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था एक प्रश्न जो मैंने दिया था, जो कि मतलब कह सकते हैं एक रेप के बारे में एक प्रश्न था। तो कुछ से कुछ मतलब आप लोग मन में क्या चलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग नहीं होते हैं, 100 में से 4 से 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन देखते हैं और उनको लगता है कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हूँ वही आए। आपके प्रश्न यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से भी बन सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में समग्र चीजों को ऐड करता हूँ, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिए। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं अगर आप, तो ये चीज तो आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से अभी हाल ही में डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ही में ओडिशा के न्यूरोसर्जन डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए, वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक है, तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पर आप याद रखिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, यह अवार्ड उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किया गया था। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन, जो कि पारी के आधार पर 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विराट कोहली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान सबसे तेज 23,000 रन, जो कि पारी के आधार पर यानी कि सबसे कम पारियों में 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि इस मामले में विराट कोहली ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह उपलब्धि हासिल किया, जबकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे कम पारी, अर्थात कह सकते हैं पारी के आधार पर 23,000 रन बनाने वाले मतलब कि खिलाड़ी बने हैं अभी हाल ही में विराट कोहली।
तो ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा आप इसे लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप चाहें तो यहाँ पर विस्तार से भी इस चीज को लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। इस बात यहाँ पर आपको डेमो PDF मिलेगा। आप निर्धारित करेंगे बाद में कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं।